हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी के इस लेक्चर नंबर 13 में हम लोग शून्य कोट अक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न भी हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए शून्य कोट अक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक अर्थात समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करना। बच्चों, इसके लिए एक बार आप लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम प्रथम कोट अक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त किए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें समाकलन से संबंधित कुछ सूत्र दिए गए हैं जिनका उपयोग यहां होगा। तो आइए देखिए इसको, यानी इस सूत्र को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। बच्चों, मान लीजिए यदि शून्य कोटि अभिक्रिया, यदि शून्य कोट अक्रिया R gives P में प्रयुक्त अभिकारक की प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता R0 और t समय पर सांद्रता R हो तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण बच्चों, अवकलित वेग समीकरण कैसे लिखा जाता है? देखिए, ये रिएक्टेंट है, इसकी सांद्रता में कमी होगी इसलिए हम माइनस लिखेंगे, माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ R रहेगा, लेकिन अवकलित है बच्चों तो हम यहां D लगा देंगे, dR/dt। अवकलित वेग समीकरण कैसे लिखा जाता है एक बार देख लीजिए, माइनस dR/dt और ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, यदि इस क्रिया का वेग स्थिरांक हम मान लेते हैं K है, क्या है? K है, इसका रिएक्टेंट R है और चूंकि शून्य कोट की क्रिया बच्चों तो इस R के सांद्रता का पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये बराबर किसी का भी पावर 0 हो, शून्य को छोड़कर किसी का भी पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, T इक्वल टू हो जाएगा K। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज दैट इस dt को हम इधर ट्रांसफर कर लें और माइनस चिन्ह से माइनस dt को हम उधर ट्रांसफर कर लें तो बच्चों ये हो जाएगा dR बाई माइनस k dt, dR इक्वल टू माइनस k dt हो गया। अब बच्चों लेक्चर नंबर 11 में देखिए एक फार्मूला हम बताए थे समाकलन का, इंटीग्रेशन ऑफ k मान लीजिए कोई कांस्टेंट हो k और यहां dt है इक्वल टू क्या हो जाता है, t के सापेक्ष समय t के सापेक्ष का हम समाकलन कर रहे हैं
तो बच्चों ये केटी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? केटी पे। ये चीज वहां बताया गया है, इसलिए लेक्चर नंबर 11 एक बार देख लीजिएगा। और उसमें प्रथम कोट क्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त किया गया है। यदि उसको एक बार देख लेंगे बच्चों तो ये चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। तो देखिए हम लोग क्या प्राप्त कर लिए हैं, dr इक्वल टू माइनस के dt प्राप्त कर लिए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका यानी इस पूरे समीकरण का समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करने पर देखिए क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ dr इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इधर लिख लेंगे माइनस के dt इंप्लाइज दैट, यहां हम लिख सकते हैं इतना कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ये लिख सकते हैं या ना लिखे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इस फार्मूला को लगाएंगे और यहां देखिए कोई कांस्टेंट नहीं है तो समझिए एक है, तो के डी टी इक्वल टू के टी होता है यहां डी आर, तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए एक कांस्टेंट है तो माइनस के बाहर आ जाएगा, माइनस के, और यहां डी टी है तो टी के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो बच्चों ये टी हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू माइनस के टी हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज और देखेंगे, जब इसका हम समाकलन करेंगे बच्चों, यहां समाकलन स्थिरांक भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस सी लिख लेंगे। ये सी क्या है? एक स्थिरांक है, नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग समाकलन स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाकलन स्थिरांक। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। बच्चों हम लोगों को सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसा हम लेक्चर नंबर 11 में भी किए थे। अब क्या करेंगे, हम t बराबर 0 पर आर नॉट का वैल्यू, आर जीरो या आर नॉट का वैल्यू याद करेंगे। अब लिखेंगे, इसलिए t बराबर जब 0 रखेंगे इसमें बच्चों, तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर जीरो या आर नॉट हो जाएगा। आर जीरो लिखें या आर नॉट लिखें। हम बच्चों यहाँ डी आर है तो ये कंसंट्रेशन ही है, तो इसको बड़ा कोष्टक यहां लगा देंगे। तो ये बड़े कोष्टक में आर जीरो या आर नॉट अब इसकी जगह पर हो गया, और ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, माइनस के, टी का वैल्यू क्या रख रहे हैं यहाँ, 0 इंटू 0 और प्लस सी। और इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सी का वैल्यू क्या निकल गया, ये तो 0 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट के। सी इक्वल टू किसके हो गया, आर नॉट के। अब सी का ये वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। सी का ये वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे इंप्लाइज दैट सी का वैल्यू यहां रखेंगे तो यहां है बच्चों इस पक्ष में है आर इक्वल टू माइनस के टी और प्लस हो जाएगा सी का वैल्यू है आर नॉट। तो इसको ये माइनस है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इस साइड में लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट इधर आया तो प्लस हो जाएगा के टी इक्वल टू, और ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर, ये हो गया। अब इससे के का वैल्यू निकल गया, के इक्वल टू क्या होगा लिखेंगे, इसलिए के इक्वल टू या के लिखें या इसको थोड़ा सा पूरा लिख देते हैं, इसलिए शून्य कोट अक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोट अक्रिया का वेग स्थिरांक के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब टी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो गया आर नॉट माइनस आर बाई टी, ये सूत्र निकल गया। बच्चों ये शून्य कोट क्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है
वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता इस पर निर्भर करती है, जबकि प्रथम कोट की जो क्रिया होती है बच्चों, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये लेक्चर नंबर 11 में बताया गया है और लेक्चर नंबर 13 में हम लोग शून्य कोट अक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए ये सूत्र प्राप्त कर लिए। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि जैसा मैं यहां किया हूं और लेक्चर नंबर 11 में किया गया है। तो चलिए इस पर आधारित हम लोग 2 प्रश्न और हल करते हैं, जरा उनको गौर से देखिएगा। चलिए अब हम लोग शून्य कोट की अक्रिया के वेग स्थिरांक से संबंधित जो सूत्र है बच्चों, उस सूत्र पर आधारित इन 2 प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी शून्य कोट अक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय की गणना कीजिए। बच्चों इसमें क्या दिया है, पहली बात ये शून्य कोट की अक्रिया है, ये पता है शून्य कोट की अक्रिया है और अक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है। तो बच्चों जब अक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी अंतिम जो सांद्रता होगी बच्चों वो शून्य हो जाती है। अंतिम सांद्रता क्या होती है, शून्य हो जाती है। यहां हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हल। प्रश्नानुसार अक्रिया पूर्ण होने पर अभिक्रिया पूर्ण होने पर अंतिम सांद्रता R=0, समय t बराबर क्या, ये पूछा जा रहा है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि शून्य कोट अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k R0 माइनस R/t ये होता है। इसलिए हमको t का वैल्यू निकालना है बच्चों। यहाँ t देखिए भाग के रूप में है, इसको हम बराबर किधर लाएंगे तो ये भाग के रूप में इधर आएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, और इधर आएगा तो गुणा के रूप में यानी kt हो जाएगा। अब k को उधर हम भेजेंगे बच्चों, तो k यहाँ गुणा के रूप में t के साथ हो गया, तो उधर भेजेंगे तो ये t के स्थान पर आ जाएगा। यानी t बराबर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R0 माइनस R/k। अब वैल्यू रख दीजिए, ये बराबर हो गया। R0 का वैल्यू तो कुछ प्रश्न में नहीं दिया है, तो हम R0 ही रहने देंगे और माइनस 0 हो जाएगा k। या करके लिख लेंगे t इक्वल टू, तो इसलिए t इक्वल टू क्या निकल गया, R0/k। बच्चों ये t का वैल्यू हो जाएगा R0/k। यही उत्तर हो गया, लिख लेंगे आंसर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 हल हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। तो पहले देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, किसी शून्य कोट अक्रिया के वेग स्थिरांक का मान। तो यहां बच्चों लिख लेंगे प्रश्नानुसार वेग स्थिरांक k इक्वल टू कितना दे दिया है, 0.003। 0.003 इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, मात्रक भी लिख लीजिए, मोल पर लीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है। फिर कह रहा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 इक्वल टू
कितना दे दिया है 0.1 एम से 0.075 एम तक गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। अंतिम सांद्रता R इक्वल टू दे दिया है 0.075 एम और समय पूछ रहा है समय t इक्वल टू क्या। तो बच्चों अभी इसके पहले जो प्रश्न लगाए हैं यहां तक हम लिख चुके थे। चूंकि शून्य कोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक ये होता है, ये अभी सूत्र निकाला गया है, तो इससे हम t का वैल्यू निकाल दिए। पक्षांतर t को उधर ले आए, k को उधर कर दिए। इतना तो आप लोगों को समझ में प्रश्न नंबर 1 से ही आ रहा है। अब इसी में बच्चों वैल्यू रख दीजिए। t का गणना करना है तो देखिए R नॉट का वैल्यू कितना दिया है 0.1 माइनस 0.075 और बाई हो जाएगा k, और k का वैल्यू बच्चों कितना दे दिया है 0.003। तो देखिए यहां 3 अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर यहां दशमलव लगा हुआ बच्चों। तो ऐसा कर लीजिए, ऐसे घटा लीजिएगा 0.1 ये है, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस कर लेंगे 0.075। 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, यहां 9 में से 7 गया 2, और यहां 0 हो गया 0.0। ये आ गया। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको हल कीजिएगा। तो ये बराबर हो गया बच्चों, ऊपर आ गया 0.025 और बाई नीचे देखिए क्या है 0.003। यहां देखिए 3 अंक पर यहां दशमलव है, 3 अंक पर यहां भी दशमलव है। तो बच्चों क्या होगा, दशमलव क्या होगा, दशमलव हटा दीजिए। यहां भी 3 अंक पर दशमलव है, यहां भी 3 अंक पर दशमलव है, क्या करेंगे दशमलव हट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा बच्चों 25/3। अब 25/3, अब 25 में 3 से भाग दीजिए तो 3 × 24, 1 बच गया बच्चों। दशमलव लगाएंगे, फिर वहां 0 बढ़ा करके, चलिए ये मैं यहां समझा देता हूं, यही समझा देता हूं। 25 में 3 से भाग देना है, सावधानी पूर्वक दीजिएगा। 3 × 24 हो गया, 5 4 का 1 बचा, ये छोटा है 3 से भाग नहीं जाएगा। यहां दशमलव लगाएंगे 0, यहां भी दशमलव लगा देंगे, अब 0 उतार लेंगे। 3 त्रिक का 9 हो गया, फिर 1 बचा, ये छोटा है। फिर देखिए दशमलव बाद कितना भी 0 बढ़ा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर 1 0 उतार लेंगे और 3 त्रिक का 9, ये बच्चों अनंत तक चला जाएगा। तो 8.33 और ये वैल्यू एक क्या निकाल रहे हैं हम, समय निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। अब जरा देखिए समय का मात्रक क्या हो जाएगा। इस समय का मात्रक बच्चों हम ध्यान देंगे वेग स्थिरांक। देखिए वेग स्थिरांक का जो वैल्यू दिया है बच्चों, इसमें समय का मात्रक क्या है, पर सेकंड है। क्या है यहाँ, समय का मात्रक पर सेकंड है। सॉरी, यहाँ वेग स्थिरांक में जो सेकंड आया, पर सेकंड आया है, तो इसके आधार पर हम लोग इतना समझ लेंगे कि इसमें टाइम का मात्रक हमको क्या देना है, समय का मात्रक सेकंड देना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, लगे समय की गणना कीजिए। उत्तर लिख लेंगे, आता है समय बराबर 8.33 सेकंड लगेगा। ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इस केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 13 में शून्य कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए क्या व्यंजक होता है उसको प्राप्त किए हैं और उन पर आधारित ये 2 प्रश्नों को हल किए हैं। बच्चों इसको बारीकी से समझिएगा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं।